He cleans him up. Sri Lanka celebrate. They've gone on to जैसा कि आप सबको पता है कि फ़ाइनल हम हार चुके हैं। श्रीलंका ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली, तीनों फॉर्मेट में उन्होंने डोमिनेट किया हम पे। सबसे पहले हम बात करेंगे मैच के ओवरव्यू पे, उसके बाद हम बात करेंगे जिधर हम लैग किया है, जो हमारी गलतियाँ हुई पूरे मैच में जिसकी वजह से हम मैच हारे, और उसके बाद कुछ सीनियर प्लेयर्स की जो ट्वीट्स हैं उनकी बात करेंगे, वो क्या कह रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैच के ओवरव्यू से। सबसे पहले तो हम टॉस जीते और हमें लग रहा था कि जी हम टॉस जीते हैं तो मैच भी जीत जाएंगे, लेकिन श्रीलंका ने इस चीज़ को गलत साबित किया और ये बताया कि जो चैम्पियन टीम होती है उसको टॉस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टॉस के बाद जी जब हमारी बॉलिंग आती है, बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई हमने पावर प्ले में, ख़ास तौर पे पहले 10 ओवर्स 5 आउट हो गए थे 58 रन के ऊपर, और 67 रन से 10 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर। लेकिन उसके बाद जो राजापक्सा और हसारंगा ने जो इंटेंट दिखाया है, 5 आउट होने के बाद भी किसी किस्म को प्रेशर नहीं लिया, और किसी किस्म का प्रेशर ना लेते हुए न डर बैटिंग की है, खुले दिल से बैटिंग की है। और उनकी टीम में कोई ऐसा वर्ल्ड क्लास प्लेयर भी नहीं था जिसके हम कहते कि यार अगर ये प्लेयर खड़ा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए तो ये हो जाएगा। वो सब यंग टीम है, पूरी की पूरी टीम यंग है, कोई खासा एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है उनकी टीम में। तो ये उनकी काबिल तारीफ़ बात है कि उन्होंने फिर एंड वाले 10 ओवर्स में 103 स्कोर किया, सिर्फ 1 विकेट दी, और जिस इंटेंट के साथ उन दोनों ने बैटिंग की है। और इस टोटल में जो 171 का टोटल था, इसमें हसारंगा और राजापक्सा की जो पार्टनरशिप थी वो की रोल रही है। हम सिर्फ पहले 10 ओवर्स में अच्छी बॉलिंग करवा सके हैं, और जो हमने शायद इजी हो गए फिर 10 ओवर्स के बाद करीब 5 आउट हो गए हैं, आधी टीम आउट हो गई है, तो उस तरह से बॉलिंग नहीं कराई। हमें चाहिए था कि हमने प्रेशर उन पर रखा हुआ है, बिल्ड किया हुआ है, वो हम एंड तक लेके जाते हैं तो आंगन को हम 120-30 तक रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। लेकिन जैसे उन्होंने बैटिंग की है वो फिर हमने कैचेस भी ड्रॉप कर दिए, राजापक्सा के 2 कैच ड्रॉप हुए, और कुछ अंपायर ने भी एक नॉट आउट दिया जो अंपायर कॉल आ गया बाद में। तो ये चलें, ये तो गेम का हिस्सा है, लेकिन हमसे बॉलिंग कंट्रोल नहीं हुई। उन्होंने बेहतरीन टोटल किया 171 जो कि डिफेंडेबल था। फिर जी हमारी बैटिंग आती है, बैटिंग में हमें पहले 8-10 स्कोर तो ऐसे मिल जाते हैं जी, बगैर कुछ यानी कि एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, वाइड हो गई, चौका हो गया, उसका पंजा लग गया, यानी मतलब कि जब वो हमें 5-7 स्कोर एक्स्ट्रा मिल गए हैं, तकरीबन 10 स्कोर मिल गए हैं, उसके बाद भी उनके बैट से हमारा कोई स्कोर नहीं था पहले 2-3 ओवर में, और कोई बाउंड्री में नहीं आई मेरे ख्याल से। उसमें बैटिंग फिर कर रहे हैं जी बाबर और रिजवान। तो रिजवान बाबर आउट हुआ पहले, बड़ा ही शानदार कैच पकड़ा शॉर्ट फाइन लेग से, बिल्कुल ही रिएक्शन टाइम बहुत कम था, शायद 1 सेकंड से 1.25 सेकंड का रिएक्शन टाइम था जिसमें कैच पकड़ा गया। उसके बाद फ़हर आया, फ़हर पहली बॉल पे आउट हो गए, इनसाइड एज हो गया, आउट हो गया, ऐसे खड़े हैं कि जैसे लग रहा है कि जी अंपायर ने गलत आउट दे दिया। खैर वो भी आउट हो गया। उसके बाद फिर इफ्तिखार अहमद और रिजवान की एक पार्टनरशिप लगी, जो कह लेंगे 100 के स्ट्राइक रेट पर खेलते रहे हैं। 1 डे गेम खेली उन्होंने एक साहब के, ये वो समझे कि सारी जिम्मेदारी हम दोनों पे है कि हमने गेम को एंड तक लेके जाना है, लेकिन वो एंड तक भी लेके नहीं जा सके। रिजवान ने किए 49 बॉल में 55 रन, और इफ्तिखार भी 31 बॉल 32 स्कोर करके आउट हो गए। जो कमी रही हमारी बैटिंग, जो कमी रही वो बाउंड्रीज़ की कमी थी। रोटेशन ऑफ स्ट्राइक तो चल रही थी लेकिन बाउंड्रीज़ नहीं थी आ रही। ऐसे ही यानी कि फिर जब बाउंड्रीज़ का टाइम आया, जब रन रेट 11-12 हो गया, एक टाइम पे 13 भी हो गया था, बाउंड्रीज़ चाहिए थी, बाउंड्रीज़ लगनी थी नहीं, बैट पे बॉल नहीं आ रहा है। यहाँ उन्होंने बॉलिंग बड़ी कह लेंगे नपी तुली बॉलिंग कराई है, जिसकी वजह से हमारे बैट्समैन को मसला हो रहा था बाउंड्रीज लेने में। हमारी बैटिंग जो खासतौर पर मिडल आर्डर है, ऑलमोस्ट पूरे एशिया कप में लैग करता रहा। किसी एक मैच में हमें मिडल ऑर्डर के सर पे मैच नहीं जीते।
यहाँ टॉप ऑर्डर से परफॉर्मेंस आ रही थी रिजवान की, यहाँ पे लोअर ऑर्डर से कोई ना कोई बॉलर ऑलराउंडर या बॉलर परफॉर्म कर रहे थे। शदाब, नवाज, यहाँ एक में नसीम शाह जिसने परफॉर्म कर गया। सिर्फ एक मैच था हांगकॉन्ग के खिलाफ जिसमें खुशदिल शाह ने 4 छक्के लगाए थे, और आसिफ अली ने इंडिया के खिलाफ एक छक्का लगाया, वो भी कैच ड्रॉप होने के बाद लगा। उसके अलावा आई थिंक उसके खिलाफ अफ़गानिस्तान के खिलाफ एक छक्का लगाया था उसने। मतलब ये कि कंसिस्टेंसी नहीं रही हमारे मिडल ऑर्डर में। लैग किया हमने अफ़गानिस्तान के खिलाफ भी 125-30 स्कोर किया। फिर श्रीलंका के खिलाफ जो हमारा पहला लीग मैच था उसमें भी हमने तकरीबन इतना स्कोर किया, 120-22 स्कोर किया। और रात को फिर ऑलमोस्ट 120-22 पे हमारी टीम आउट हो गई हुई थी। वो एक छक्का सनैन ने लगा दिया, एक रऊफ़ ने लगा दिया, इसकी वजह से 147 तक पहुंच गए। और हसरंगा ने एक ओवर में 3 आउट किए। एक उनका फास्ट बॉलर था जिसने एक ओवर में 2 आउट किए। तो कुछ समझ नहीं आई कि जी कर क्या रहे हैं। खैर उसके 147 में हम ऑल आउट हो गए ओवर एंड वाली बॉल पे मैच की, और श्रीलंका ने मैच जीत लिया। अब बात करते हैं कि हमारी कमियां क्या रहीं, जो हमारी गलतियां क्या रहीं इस मैच के अंदर। सबसे पहली गलती तो मैं समझता हूँ ये थी कि अभी तक हम यही नहीं यानी कि एग्जीक्यूट कर पा रहे कि जब कैच बॉल हवा में गया है, अगर 2 फील्डर बॉल के नीचे आ रहे हैं तो कोई कॉल कर लेगा यार ये इट्स माइन के मैं ट्राई करता हूँ, कॉल कोई भी नहीं हो रही। एक मैच में हमने देखा फ़हर और खुशदिल के बीच में टक्कर होते होते बचे कैच हो गया। दूसरे मैच में हसन अली और इफ्तिखार अहमद थे, वो भी टक्कर होते होते बचे कैच हो गया। अब कल रात को फिर ऐसे ही आसिफ और शदाब में टक्कर हो गई, कैच भी ड्रॉप हो गया। चीज़ ये हो गई। उसके अलावा फील्डिंग में हमने कल थोड़ी सी मसले हुए, मिस फील्ड हुई, कैच ड्रॉप हुआ है, और लूज़ फील्डिंग की वजह से उन्होंने 1 को 2s में कन्वर्ट किया, और कोई अप टू द मार्क हमारी फील्डिंग नहीं रही जो फाइनल में रिक्वायरमेंट है। उसके बाद अगर बॉलिंग की बात करें, पहले 10 ओवर बड़े शानदार थे, बेहतरीन बॉलिंग थी। उसके बाद मेरा ख्याल लगा ये इजी हो गए कि जी 5 आउट कर लिए हैं, और बॉलिंग हमारी वन ऑफ दी बेस्ट बॉलिंग अटैक है, किसी किस्म की टेंशन नहीं है, हम उनको रोक लेंगे कम टोटल पे। लेकिन शायद ही हमारी खुशफहमी थी कि हम ये सोच रहे थे। उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की, बड़े अच्छी इंटेंट के साथ बैटिंग की है। जो बैटिंग उन्होंने 5 आउट होने के बाद की है हसरंगा और रजाफक्सा ने, वो इंटेंट हमें अपनी बैटिंग में नज़र नहीं आया। जब हमारे 2 आउट हो गए हैं बाबर और फ़हर, उसके बाद खुशदिल, उसने इफ्तिखार ने और रिजवान ने उस तरह का इंटेंट नहीं दिखाया जो रजाफक्सा और हसरंगा ने दिखाया। ये हमारे ऑलमोस्ट 100 का स्ट्राइक रेट पे खेल देने हैं रिजवान और इफ्तिखार। अब 20 ओवर का मैच है, 100 का स्ट्राइक रेट तो कुछ भी नहीं है। उसके लिए हमें बाउंड्रीज चाहिए, और बाउंड्रीज के अलावा ओवर में स्कोर भी कम आ रहे थे। अगर हम रोटेशन ऑफ स्ट्राइक की बात करें, वो भी कोई इतनी खास नहीं रही हमारी कल के मैच में। डबल्स भी इतने नहीं आ रहे थे, और बॉल भी ऐसे बैट पे बॉल ही नहीं आ रहा, मिडल ही नहीं हो रहा। कोई जो मिडल हो रहा है वो सीधा फील्डर के हाथ में जा रहा है। और एक चीज़ ये कि उन्होंने शायद हमारी बैटिंग जो ऑर्डर है, बैटिंग जो हमारे सारे बैट्समैन हैं, उनके हर एक बैट्समैन के खिलाफ उन्होंने एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आए हैं कि किस बॉलर को किस एरिया में किस बैट्समैन को किस एरिया में बॉलिंग करवानी है, किस बैट्समैन को किस एरिया में बॉलिंग करवानी है, कितनी पेस के साथ करवानी है। और उनके खास तौर पे स्पिनर है जो हसरंगा, उसने भी एक ओवर में 3 आउट किए। फ्लाइट का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, गुगली का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, और ख़ास तौर पर फिर उनके जो फास्ट बॉलर हैं उन्होंने अपनी वेरिएशन का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। स्लो वंस, फिर स्लो वन बाउंसर्स, और अच्छी बॉलिंग कराई उन्होंने, और वो डिज़र्व करते थे ये मैच जीतना, क्योंकि हमने इस मैच में काफ़ी गलतियाँ की जो कि इतने बड़े लेवल पे नहीं होनी चाहिए थी। और जब से ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ, आई थिंक पहले दूसरे मैच से ये बात खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई जी बाबर आजम को ओपन पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, 2-3 मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं हुई, तो हमें भी याद रखना चाहिए कि यही ओपनिंग पेयर था जिसने वर्ल्ड कप में पूरी दुनिया को इम्प्रेस किया, बाबर और रिजवान ने।
और एज ए ओपनिंग बैट्समैन ही बाबर आजम नंबर 1 रैंकिंग पे आए। तो अप्स एंड डाउन्स तो गेम का हिस्सा है, लेकिन कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। वो आउट ऑफ फॉर्म है या जो भी है अल्लाह बेहतर करे, और उनका फॉर्म में आना शायद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बाबर आजम का और रिजवान का। अब बाबर आजम अगर पूरे टूर्नामेंट में जल्दी आउट हो रहे थे तो रिजवान समझे सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर पे कोई इतना बैट्समैन नहीं है जिसमें हम रिलाई कर सकें। तो हमें अपने खास तौर पे मिडिल ऑर्डर पे कोई ऐसा बैट्समैन चाहिए जिस पे हम रिलाई कर सकें। और बहुत से बैट्समैन प्लेयर्स ऐसे हैं जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक प्रॉपर चांस ही नहीं मिल रहा। हैदर अली हो गए, शान मसूद, और कामरान गुलाम एक बड़ा अच्छा बैट्समैन है, उनको अभी तक प्रॉपर कोई चांस नहीं मिला टीम में आने के लिए। और शुएब मलिक खैर वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, मेरे ख्याल से एशिया कप में उनका होना बहुत ज़रूरी था, और यूए की कंडीशन को उनसे बेहतर हमारी टीम में कोई भी नहीं जानता। वो जितना उनका एक्सपीरियंस है उनका होना बहुत ज़रूरी था टीम के लिए। और उसके साथ साथ अब आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो उसमें चाहिए कि शान मसूद को लाजमी ऐड करें, क्योंकि उन्होंने काउंटी में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उसके बाद अपने नेशनल कप में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसके साथ साथ हैदर अली को भी कोई चांस नहीं मिला पूरे टूर्नामेंट में, उनका आना बहुत ज़रूरी है टीम में, ताकि पता चल सके कि फ़हर अगर नहीं अपनी फॉर्म को यूटिलाइज़ कर पा रहे, नहीं चल पा रहे, तो हमारे पास कम से कम एक बैकअप तो होना चाहिए। अब इसके बाद कुछ सीनियर प्लेयर्स की ट्वीट्स आए जी, शुएब मलिक का आया कि जी कब तक हम अपनी जो फ्रेंडशिप है, लाइक अनलाइक कल्चर है, इसे कब बाहर निकलेंगे। तो आई थिंक इस टूर्नामेंट के बाद ये चीज़ें खुल कर सामने आई हैं, और मैं समझता हूँ एक तरीके से ये एक प्लस पॉइंट है पाकिस्तान के लिए, ख़ासतौर पर सिलेक्शन के लिए, कि जो हम एशिया कप का फाइनल हारे हैं अपने मिडिल ऑर्डर की वजह से, मिडिल ऑर्डर नहीं चल पा रहा। तो दुआ करते हैं कि उस पर जो मेरिट है उस पर सिलेक्शन हो, और जो प्लेयर भी आगे आए वो टीम के लिए परफॉर्म करे, और हम वर्ल्ड कप के लिए अच्छी तैयारी के साथ जाएं और जीत के आएँ।